लेकिन सबसे पहले आपको सत्ता की वर्कशॉप में लेकर चलेंगे जहां तसल्ली बख्श वैचारिक मरम्मत की गारंटी होती है। जब किसी गाड़ी की सेटिंग बिगड़ जाए तो उसे वर्कशॉप ले जाने की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह जब किसी की वैचारिक सेटिंग बिगड़ जाए, जब बातों में तर्कों की कमी, एजेंडे की मात्रा ज्यादा हो जाए, जब विचारों को मक्कारी का जंग लगने लगे तो उसे हटाना जरूरी हो जाता है। आज ऐसी ही वैचारिक मरम्मत की जरूरत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को है, इसलिए वो सत्ता की वर्कशॉप में आज के मेहमान हैं। वैसे हम उन्हें मेहमान कहकर इज्जत दे रहे हैं, वरना उन्होंने ऐसी आर्थिक तबाही मचाई है जिसके बाद पूरी दुनिया इन्हें वैश्विक मंदी का मास्टरमाइंड और आर्थिक अशांति का विलेन करार दे रही है। बार बार बदलते बयानों ने उन्हें झूठ के वर्ल्ड कप का चैंपियन और यू टर्न का मजा हुआ खिलाड़ी बना दिया है। उनका एजेंडा क्लियर है कि दुनिया में अशांति फैलाकर खुद मुनाफा बटोर लो। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, दुनिया में आर्थिक तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले ट्रंप टैरिफ वाली फायरिंग और अब ईरान युद्ध वाला बारूद, वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को आग लगा रहे हैं। कल उन्होंने ऐलान किया था कि ईरान पर बड़े हमले होंगे, कुछ घंटे बाद बोले हमले रोक दिए गए। ट्रंप के इन बदलते बयानों की सच्चाई सामने लाना जरूरी है, क्योंकि ट्रंप ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक फुटबॉल समझ लिया है जिसमें वो रोज झूठ और एजेंडे वाली किक मार रहे हैं। कभी युद्ध वाले ऐलान तो कभी डील वाले बयान से बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं। कभी शांति के सेल्समैन बन जाते हैं, कभी बम बरसाकर एयर स्ट्राइक के सौदागर। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि दूसरों की जेबें काटकर किसी भी तरह अपनी तिजोरी भर ली जाए। ट्रंप के बयान अगर आप सुनेंगे तो यही लगेगा कि कोई राष्ट्राध्यक्ष इतना कंफ्यूज्ड कैसे हो सकता है। अरे कभी कोई बात किसी की ऐसी हो जिसमें उसको लगा हो कि शायद उसने जो कहा चीजें उस हिसाब से नहीं है, तो अपनी बातों को बदल दे, समझ में आता है। लेकिन एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, जब से 28 फरवरी से यह युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक अगर सारे यू टर्नों की गिनती की जाए तो कुल 39 हैं, 39 गिनकर। 39 बार डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसको या तो बदल दिया है या उनके दावे खोखले निकले। और इसीलिए हमको लगता है कि उनकी वैचारिक मरम्मत, उसके लिए आज वर्कशॉप जरूरी है। ट्रंप के बयान सुनिए तो आपको यह यकीन हो जाएगा कि यह राष्ट्राध्यक्ष या तो बेहद कंफ्यूज्ड है या बेहद शातिर। सुबह कहते हैं डील हो गई, दोपहर तक माहौल बनने लगता है डील हो रही है, डील हो रही है। शाम होते होते कहने लगते हैं पूरी बातचीत बेकार हो गई और अब तो ईरान पर हमला होकर रहेगा, बड़ा हमला होकर रहेगा। और इसके बाद फिर महाडील की बातें होने लगती। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ट्रंप 39 बार डील वाली बातें कह चुके हैं, जैसा मैंने आपको बताया। पहली बार 23 मार्च से शुरू हुआ यह सिलसिला आज तक जारी है। वो हर दिन, हर 3 दिन में करीब 4 बार ईरान से समझौते की बात करते हैं और हर दूसरे दिन ईरान में सब कुछ मिटाने की कसम खाते हुए दिखाई देते हैं। ईरान को डील के लिए 48 से 72 घंटे का वक्त देते हैं, लेकिन सीज फायर को हुए 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक समझौते की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। ट्रंप ने ईरान नीति को 3 शब्दों के आसपास घुमा कर रख दिया है। वो शब्द हैं डील डन, डील लगभग डन, और तीसरा डील ब्रेक, वॉर स्टार्ट। ट्रंप की यही अनिश्चितता और विश्वसनीयता की कमी, या सीधे कह लीजिए अविश्वसनीयता, उन्हें दुनिया की अर्थव्यवस्था का विलेन बनाती जा रही है। और इसीलिए आज हमने वैचारिक औजार तैयार कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहला है वैचारिक प्लास, जिससे ट्रंप के 39 झूठ वाली टेढ़ी टाइमलाइन को पकड़कर सीधा करेंगे। फिर वैचारिक पेचकस का इस्तेमाल होगा और ट्रंप की कूटनीतिक धूर्तता के ढीले पुर्जे कसे जाएंगे। इसके बाद वैचारिक हथौड़े की जरूरत होगी, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की मुनाफाखोर मानसिकता पर चोट होगी। सबसे पहले ट्रंप के झूठे बयानों के पेच कसेंगे और इसके लिए हमारे पास है वैचारिक पेचकस। ट्रंप के बयानों की पिछले 3 दिनों की टाइमलाइन ही देख लीजिए तो ट्रंप के झूठ का असली चेहरा सामने आ जाएगा। 9 जून को ट्रंप ने कहा ईरान ने सीज फायर तोड़ा या भीषण हमले किए जाएंगे। अगले दिन ट्रंप ने हमेशा की तरह यू टर्न ले लिया और हमले रोकने का ऐलान कर दिया। इसके 24 घंटे बाद यानी कल दोपहर एक बार फिर कहा आज रात ईरान पर बड़े हमले होंगे, ईरान के तेल और गैस पर कब्जा किया जाएगा। इस बार तो वो कुछ घंटे में ही बदल लिए। रात को कह दिया अब तो डील फाइनल हो गई, हमले नहीं होंगे। एक बार आप ट्रंप के 39 यू टर्न का एक ट्रेलर देखिए, फिर इसकी वजह भी समझाऊंगा। देखा आपने डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार कौन सी बातें कहीं और कितनी बार उन्हीं बातों से यू टर्न लिया। ट्रंप के इन बदलते बयानों को लेकर सोशल मीडिया से खबरों तक कुछ सवाल कई दिनों से ट्रेंड कर रहे हैं। क्या युद्ध और तेल के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है?
क्या रोज नए बयानों से ट्रंप शेयर बाजार और तेल की कीमतों को मैनिपुलेट कर रहे हैं? एक पक्ष तो यह है कि जब जब ट्रंप युद्ध की बात करते हैं, कच्चे तेल की कीमत 2 से 4% बढ़ जाती है, और वहीं जब वो डील की बात कहते हैं, कीमतें इतनी ही नीचे आ जाती हैं। इसके अलावा शेयर बाजार को इनसाइडर ट्रेडिंग से प्रभावित करके मोटा मुनाफा कमाने का आरोप भी ट्रंप पर लग रहा है। ईरान युद्ध शुरू होने के कुछ घंटे पहले बाजार में कई ऐसे बड़े सौदे हुए जिनसे ट्रंप के इरादों पर शक होता है कि वो पूरी दुनिया का नुकसान करके खुद और खुद के लोगों का जेब भरने में लगे हुए हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से दुनिया को करीब 1.3 लाख ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप की संपत्ति में करीब 1.4 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। फरवरी में जब ईरान अमेरिका की जंग शुरू हुई तो ट्रंप की संपत्ति 5.1 बिलियन डॉलर थी, जो अब बढ़कर 6.5 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। जिसके बाद यह सवाल है कि ट्रंप का एजेंडा युद्ध है या व्यापार है? क्या ट्रंप जानबूझकर अपने बयानों से शेयर बाजार को रोलर कोस्टर बना रहे हैं? और क्या कोई ट्रंप के बयानों पर जमकर ट्रेडिंग कर रहा है? बात सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं है, क्रिप्टो कारोबार में भी ट्रंप मालामाल हो रहे हैं। इसी क्रिप्टो को ट्रंप किसी जमाने में स्कैम कहा करते थे, अब इसी से पैसे बना रहे हैं, जबकि निवेशकों का पैसा डूब रहा है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को क्रिप्टो बिजनेस में लगभग 19,000 करोड़ रुपए का फायदा हो चुका है। दूसरी तरफ करीब 10 लाख निवेशकों को 19,000 करोड़ रुपए का ही नुकसान हुआ है। इन आंकड़ों से ट्रंप का वॉर प्लान साफ समझा जा सकता है। वैसे इतनी बार धमकी देने और लंबा युद्ध लड़ने के बाद भी ट्रंप की कूटनीतिक हार ही होती दिख रही है। ट्रंप जिस डील की बात कह रहे हैं उसको लेकर एक्सियोस ने एक बड़ी रिपोर्ट छापी है, जिसके डिटेल कि ईरान के साथ ट्रंप कूटनीति का गेम हार रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस बात पर सहमत हुए हैं कि होर्मुज को फौरन न खोलकर अगले 30 दिनों में पूरी तरह खोला जाए। पहले ट्रंप ईरानी यूरेनियम पर कब्जे की जिद कर रहे थे, अब वो यूरेनियम ईरान में ही रहने देने के लिए राजी हो गए। बस शर्त इतनी है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन घटा ले और IAEA जैसी संस्थाओं को पूरी जानकारी देता रहे। साथ ही ईरान को तेल निर्यात के लिए 60 दिन की छूट देने के लिए भी वो तैयार है। इसके अलावा ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को भी किश्तों में लौटाने पर सहमति बनी है। इन डिटेल्स के मुताबिक तो ईरान ने ट्रंप से अपनी हर बात मनवा ली, यानी ट्रंप की धमकियां तो कोरी ही साबित हुई। मरम्मत संपन्न हो चुकी है। अब देखते हैं सत्ता की वर्कशॉप से निकले मरम्मत के मैसेजेस। पहला मैसेज, ट्रंप कभी युद्ध की भाषा बोलते हैं, कभी शांति का सौदा करते हैं, कोई वादा करके अचानक झूठ बोल देते हैं या यू टर्न ले लेते हैं। इस तरह वो अमेरिकी इतिहास के सबसे अविश्वसनीय प्रेसिडेंट बन चुके हैं। दूसरा मैसेज, युद्ध और डील का झूला अमेरिका को शॉर्ट टर्म सफलता तो दे सकता है, पर इससे अमेरिका हर दिन अपने सुपर पावर स्टेटस और अपने प्रति भरोसे को कम करता जा रहा है। तीसरा मैसेज, ट्रंप का एजेंडा अमेरिका फर्स्ट नहीं है, पोर्टफोलियो फर्स्ट लगता है। उनकी डील में डिप्लोमेसी कम वॉल स्ट्रीट का गणित ज्यादा दिखाई देता है। ईरान को युद्ध की धमकी देने और तेवर दिखाने के बाद अचानक सेटलमेंट से यह शक होता है कि उतार चढ़ाव का कैलकुलेशन किया गया है। इन हरकतों के कारण स्टॉक ट्रेड्स और परिवार की विदेशी डील्स पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप का फॉर्मूला यह है कि अमेरिका को फायदा हो ना हो, उनका और उनके परिवार का निजी फायदा जरूर होना चाहिए, और दुनिया को नुकसान हो तो इसमें सानू की उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लोबल सत्ता के बाद अब राजनीतिक सत्ता की तरफ आपको ले चलता हूं, लेकिन यह बात जरा ध्यान से सोचिएगा। पूरी दुनिया को अनिश्चितता के भंवर में डालकर डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर पॉल क्रुगमैन जैसे नोबेल लॉरिएट को यह कहना पड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया यह काम गद्दारी की श्रेणी में आता है, अगर व्हाइट हाउस के एक्स कम्युनिकेशन हेड को यह कहना पड़ रहा है कि व्हाइट हाउस ने मार्केट मैनिपुलेशन में ऐसे भूमिका पहले कभी नहीं निभाई, तो यह समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन अब राजनीति, ममता बनर्जी की बात, पार्टी में सांसदों की बगावत की तस्वीर करीब करीब क्लियर हो गई है। आज बागियों की एक नई लिस्ट आई जिसमें नाम भी हैं और उनके दस्तखत भी। इस लिस्ट के मुताबिक ममता बनर्जी से बगावत करने वाले सांसदों की संख्या 19 है। जो लिस्ट आई है उसमें नेताओं के नाम और उनके हस्ताक्षर हैं। लिस्ट में काकोली घोष दस्तीदार, जगदीश चंद्र बसुनिया, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, बापी हलदर, सायोनी घोष के नाम हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं सिग्नेचर्स के साथ। इसके अलावा माला रॉय, मिताली बाग,
दीपक अधिकारी, कालीपद, सोरेन जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, असीत कुमार माल, शताब्दी रॉय और रचना बनर्जी के साइन भी हैं। इस पत्र में बागी टीएमसी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 4 और पैरा 4 के दूसरे नियम के तहत अलग गुट का दर्जा देने की मांग की है। टीएमसी के मौजूदा 28 लोकसभा सांसदों में 2/3 यानी 19 सांसद बागी गुट में हैं। दावा है कि उन पर 10वीं अनुसूची के दल बदल वाले प्रावधान लागू नहीं होंगे और उनकी सदस्यता बची रहेगी। इस गुट ने लोकसभा में अलग बैठने के लिए जगह अलॉट करने की मांग भी की है। बागी गुट की अगुवाई काकोली घोष दस्तीदार कर रही हैं, जो टीएमसी की चीफ विप रही हैं। बागी गुट के एक सांसद जगदीश चंद्र बसुनिया का दावा है कि अभी तो सिर्फ 19 सांसद हैं, बाकी कुछ और भी सांसद अगले कुछ दिन में बगावत करेंगे। जबकि ममता बनर्जी के बेहद करीबी सौगत रॉय कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बगावत की है वो विश्वासघाती हैं। अभी तक 19 लोग ने सिग्नेचर किया है और सब लोग यही लिया है। टीएमसी जो असली ग्रुप है वो हम हैं। हमारा साथ 19 सांसद है। हमारा जो मकसद है, हम एनडीए के साथ समर्थन करेंगे। ये जो लोग छोड़ रहे हैं, ये साथ में 20 आदमी भी लेके नहीं जा पाए। तृणमूल के जितना सपोर्टर है सब ममता बनर्जी का नाम पे है। ये लोग तो कोई लंबा लड़ाई का इतिहास इन लोग को नहीं है, तो इनको दे दिया और ये विश्वासघात किया, गद्दारी किया। This kind of incidents are happening, and from the beginning, the senior leadership of TMC, they were not at all happy regarding the parachute landing of Abhishek Banerjee as a second most top leadership of TMC. आम आदमी को साथ जो किया, वो जो पार्टी को विरोध भी किया, आम जनता को विरोध भी किया, लूटा। खुद ममता बनर्जी है, उनको पार्टी का जो सत्ता वो दूसरा को छोड़ दिया। कोई भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि उनके पार्टी का मामला वो लोग देखें। खबर है कि ममता बनर्जी कांग्रेस में शामिल हो सकता है। क्या होगा आगे नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस से निकले हुए सारे पार्टियां फिर कांग्रेस में ही आती। ममता बनर्जी को जिस प्रकार से हराया गया वो एक षड्यंत्र था, और अब जिस तरह से पार्टी को तोड़ा जा रहा है वो भी एक छल कपट है। इस बगावत में एक बात नोट करने वाली है, वो ये कि ममता बनर्जी के 40 वर्ष पुराने साथी बगावत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी से टीएमसी में गए 2 बड़े नेता साफ कह रहे हैं कि वो ममता का साथ नहीं छोड़ेंगे। इनमें पहला नाम कीर्ति आजाद का है, जो बागियों को गद्दार तक कह चुके हैं, और दूसरा नाम शत्रुघ्न सिन्हा का है। शत्रुघ्न सिन्हा ने आज मीडिया से बात की और साफ कहा कि ममता बनर्जी उनके नेता हैं, वो ममता का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं इस घड़ी में बिल्कुल ममता जी के साथ हूं, उनके साथ था और उनके साथ ही रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है किसी और दिशा में जाने के लिए या कोई और रुख अख्तियार करने के लिए। आपने अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया, चाहे और लोगों का जिक्र किया, इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। मेरा नेता सिर्फ एक है, नेता या नेत्री, और वो है ममता बनर्जी और सिर्फ ममता बनर्जी। जो लोग भी दबाव में, मजबूरी में, डर या भय में आज तथाकथित बागी ग्रुप में गए हैं, उनको सोचना चाहिए कि शिकायतों का पिटारा लेकर जो भी आए हैं, वो क्या यही घड़ी थी ममता जी के खिलाफ शिकायत करने की, या अभिषेक बनर्जी या तमाम दूसरे नेताओं के प्रति भी शिकायत करने की कि बिहेवियर ठीक। कल तक तो यही लोग दीदी 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 करते थे। जिन एमपीओ ने साइन नहीं किया था, उनके घर में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे, पुलिस बाहर से गार्ड कर रही थी उनको। बहुतों को तो घर तोड़ दिए गए, भंगचूर कर दिया गया, फैमिली को डराया धमकाया गया। बहुत सारे तो डर के आए हैं। अब आप देख लो तो पहले 8 अलग इंक में है, दूसरे 14 से 18 दूसरे इंक काले में है, उसमें भी 3 मुसलमान एक साथ में हैं। अब बीजेपी को उनकी भी ज़रूरत पड़ गई, वैसे गाली देते हैं, 2/3 चाहिए उनको। पहले भूपेंद्र यादव से मिलो, फिर शुभेंदु अधिकारी फूल लेकर के जाए, तो ये तो मालूम है बीजेपी का खेल है। इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है यार, ये तो बताओ।
बागियों के सिग्नेचर वाली चिट्ठी सामने आने के बाद नई जानकारी यह है कि रविवार को दिल्ली में टीएमसी के बागी गुट की बैठक होगी। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बागी गुट के सांसद सोमवार को स्पीकर के साथ मुलाकात कर सकते हैं। बागी गुट की सदस्य शताब्दी रॉय ने कहा है कि जो लोग हमें गद्दार कह रहे हैं उनमें से कितने लोग अभी टीएमसी छोड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जब 4 मई हम लोग का रिजल्ट निकले एवं उस टाइम हम लोग हारे हैं, और जैसे जितना बुरी तरह से हारे हैं, उसके बाद जब ममता बनर्जी ने हम लोगों को बुलाया था एमपीज को, तो मुझे लगा था कि उस दिन यही डिस्कशन होगा क्यों हारे हैं, लेकिन उस दिन भी कोई डिस्कशन नहीं है और हम लोग का कोई बोलने का मौका भी नहीं है और उसमें माना भी नहीं है हम लोग हारे हैं। तो फिर मुझे उस दिन आके घर पे लगा जो मान ही नहीं रहे, जो अपना गलती हम लोग मान ही नहीं रहे, अगर अपना गलती हम लोग सुधारेंगे नहीं तो अगली बार भी हारेंगे और जीतने का कोई चांसेस है ही नहीं। और पार्टी का अगर यही सिस्टम चलेगा तो मुझे लग रहा है ये सिस्टम गलत है और मैं इसके साथ नहीं हूँ। जो ममता बनर्जी का डिसीजन अभी चल रहा है उसमें मैं सहमत नहीं हूँ। बगावत के तूफान के बीच टीएमसी ने दिल्ली में अपने कार्यालय का पता बदल दिया है। पार्टी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित अपना पिछला कार्यालय खाली कर दिया है। यह बंगला टीएमसी के बागी सांसद पार्थ भौमिक के नाम पर आवंटित था। पार्थ भौमिक ने बगावत कर दी, इसलिए टीएमसी ने दिल्ली का कार्यालय अब राज्यसभा सांसद नदीमुल हक के साउथ एवेन्यू स्थित आवास पर स्थानांतरित कर दिया। बागी हुए टीएमसी सांसद पार्थ भौमिक ने अपने घर से जो है वो टीएमसी का ऑफिस भी अब हटा दिया है। मैं आपको उनके सरकारी जो आवास है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर 20 नंबर का जो आवास है वो उनको अलॉट हुआ था और यहीं पर टीएमसी का ऑफिस भी हुआ करता था। सामान्य तौर पर यहाँ पर आप देखते तो तमाम बैनर पोस्टर सब टीएमसी के लगे होते थे और लगभग सारे आयोजन टीएमसी के यहीं पर हुआ करते थे और नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर होता था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर शांति है। आप देखिए ताला भी लगा हुआ है। इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरों में दिखा रही हूँ ताला लगा हुआ है और 20 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड जो इनका सरकारी आवास है वो फिलहाल अभी बंद है और यहाँ पर जो टीएमसी का ऑफिस हुआ करता था अब वो ऑफिस भी नहीं रहा। पार्टी की टूट-फूट से परेशान ममता बनर्जी के लिए एक और बुरी खबर है। सांप्रदायिक भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। यह एफआईआर कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि 9 मार्च को धर्मतल्ला में उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था। ममता बनर्जी के खिलाफ बीएनएस की धारा 196(1) और 352 समेत कई धाराओं में मामला लिखा गया है। ममता बनर्जी का दुख कम नहीं हो रहा, परेशान कांग्रेस भी है। कांग्रेस इसलिए परेशान है क्योंकि नंबर होने के बावजूद उसे एक राज्यसभा सीट का नुकसान हो गया। मीनाक्षी नटराजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को झटका लगा। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द करने के मामले में सर्वोच्च अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। पूर्व के फैसलों में स्पष्ट है कि अदालत चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती। अगर रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन रद्द कर देता है तो चुनाव आयोग के पास जाना ही एकमात्र उपाय है। कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन के वकील से ऐसा कोई फैसला दिखाने को भी कहा जिसमें अदालत ने ऐसे मामलों में दखल दी हो। सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन रद्द करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सही माना और कहा कि नामांकन पत्र के साथ जुड़े फॉर्म 26 में आपराधिक मुकदमे की जानकारी देना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं मामलों की जानकारी देनी होती है जिसमें संज्ञान लिया गया हो या फिर चार्जशीट दाखिल की गई हो। हालांकि मीनाक्षी नटराजन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील थी कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर मनमाने ढंग से काम करता है और सिर्फ एक पक्ष की बात मानता है तो इसमें दखल दिया जा सकता है। सिंघवी ने कहा कि मान लीजिए रिटर्निंग ऑफिसर लिख दे कि 2 + 2 = 6, तो क्या आप कहेंगे कानून में 6 ही लिखा हुआ है? बहस के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश के खिलाफ कई दलीलें दी। उनके आदेश को अजीब बताया, लेकिन कोर्ट ने पुराने फैसलों का जिक्र करते हुए उन्हें राहत नहीं दी। हालांकि इतनी छूट जरूर दी कि वो चाहें तो हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। यानी अभी हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने पर राहत की मांग सिर्फ चुनाव याचिका के जरिए ही की जा सकती है। हालांकि सिंघवी का कहना था कि चुनाव याचिका पर फैसला होने में 2-3 साल लग जाएंगे। चुनाव आयोग भी चुप है, लेकिन कोर्ट में उनकी कोई दलील काम नहीं आई। चुनाव याचिका वो कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत संसद या विधानसभा चुनावों के परिणामों को अदालत में चुनौती दी जाती है।
संविधान अनुच्छेद 329 और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनावों को केवल इसी याचिका के जरिए चुनौती दी जा सकती है। यह याचिका उस राज्य के हाई कोर्ट में दायर की जाती है जहां से मामला जुड़ा हुआ होता है। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर ने जानकारी छिपाने के आरोप में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया था, जिसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस नाराज है और बीजेपी खुश। बीजेपी इसे लोकतंत्र की जीत और कांग्रेस की हार बता रही। मैं इसको बिल्कुल व्यक्तिगत हार नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि ये पूरे व्यवस्था के सामने खड़ा एक प्रश्न है और ये एक तरह से लोकतंत्र को के साथ सवाल है कि लोकतंत्र हारेगा या जीतेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। हम तो पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस जबरदस्ती हंगामा बरपा रही है। उन्होंने स्वयं अपनी हार से बचने के लिए अपना फॉर्म रिजेक्ट कराया। उन्होंने जो कहा है उसी तरह से हम हाईकोर्ट जाएंगे और ये तो उनका रिजेक्शन ये इलीगल है, ये मॉरल है, एंटी डेमोक्रेटिक है और जो सरकार ने कराया है ये मोदी जी के इशारे के बिना नहीं होता। संवैधानिक संस्थाओं को दोषी बनाने का काम करेंगे, ये कांग्रेस की नियत और कांग्रेस की नीति है। और यही कारण था कि कांग्रेस के नेताओं ने, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने षड्यंत्र पूर्वक सुश्री मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करवाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ। जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राजनीतिक लड़ाई यूपी में भी शुरू हो गई है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर खूब राजनीतिक हमले किए। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर प्रभुराम से परहेज करने का आरोप लगाया तो अखिलेश यादव ने कहा कि किसान दुखी है, लोग परेशान हैं, डबल इंजन का धुआं निकल गया है और गाय के नाम पर राजनीति की जा रही है। याद करिए कौन लोग थे जो भारत की आस्था राम से परहेज करते थे, पर वो श्री राम से परहेज करते थे। लीलाधारी श्री कृष्ण के नाम से परहेज करते थे। देवादिदेव महादेव का नाम लेने में संकोच करते थे। भारत की आस्था को अपमानित करना कौन लोग थे जो अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ लिए थे। यहाँ का किसान दुखी है, आम लोग परेशान है महंगाई से, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जहाँ 10 साल की सरकार डबल इंजन, एटा और कासगंज में विकास आते आते डबल इंजन का धुआं निकल गया है और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए पीडीए समाज, पीडीए परिवार पूरी तरीके से तैयार है। पहली बार भारत ने देखा है, भारत की भी आस्था है और भारत आस्थावान देश है, पहली बार हुआ है। ये वो लोग हैं जिनके घरों में गाय नहीं है, गाय की सेवा नहीं करना चाहते हैं, गाय के नाम पर ये वोट लेना चाहते हैं। बंगाल का चुनाव जो लूटा है इन्होंने और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। ये ऐसी लोकसभाएं बनाना चाहते हैं जिससे विपक्ष के नेता जीत ना पाएं और अपने हिसाब से ये लोकसभा बनाना चाहते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 बार गोल्ड मेडल, राष्ट्रमंडल खेल में 9 गोल्ड मेडल, एशियाई खेल में 4 गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में कुल 23 मेडल, सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में अर्जुन अवार्ड। यह उपलब्धि गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर जसपाल राणा की है, जिनकी अचानक मृत्यु से हर कोई चौंका। आज सुबह शूटर जसपाल राणा की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन की तरफ से जारी बयान में मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक कई बार हल्का दर्द भी हार्ट अटैक का सिग्नल होता है। जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप से भारतीय दल की वापसी की उड़ान के दौरान वो बीमार हुए। उन्हें लगातार सीने में दर्द हो रहा था। नई दिल्ली में उतरते ही उन्हें फौरन अस्पताल में दाखिल कराया गया।
उनकी हालत बहुत गंभीर थी, आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक थी, स्टंट डाले गए थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के लिए हाई परफॉर्मेंस कोच के रूप में काम कर रहे थे। खेल में उनके अपार योगदान और निशानेबाजों की अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए सरकार ने उन्हें 2020 में प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो इस तरह के मामलों में डिले डेथ की वजह हो सकती है, जिसका ख्याल रखे जाने की ज़रूरत है। और सत्ता में अब हम आपको पहाड़ों में जाम का एक वायरल वीडियो दिखाते हैं जो लद्दाख से आया है। अब तक आपने नैनीताल, मसूरी और शिमला के पहाड़ों में पर्यटकों की ज़बरदस्त भीड़ देखी होगी, क्योंकि सारे हिल स्टेशन दिल्ली एनसीआर के करीब हैं और लोग यहाँ आसानी से पहुँच जाते हैं। लेकिन अब हम आपको एक ऐसे हिल स्टेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पहुँचना काफ़ी चुनौतियों से भरा है, लेकिन अब वहाँ भी जाम और गाड़ियों की ऐसी कतारें हैं जो हैरान करती हैं। ये वायरल वीडियो लद्दाख के नुब्रा पेंगोंग रूट का है, जहाँ आपको सिर्फ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही होंगी और इन लाइनों को देखकर लद्दाख के पहाड़ों को भी चक्कर आ रहा होगा। इस रील युग में रील प्रेमियों की सुनामी आमतौर पर देश के कई पहाड़ी इलाकों में आती है, लेकिन अब लद्दाख भी इससे अछूता नहीं रह गया, क्योंकि जो लोग लद्दाख पहुंचे हैं उनमें रीलबाजों की संख्या जाहिर है ज़्यादा होगी। जिस नुब्रा पेंगोंग रूट पर यह जाम लगा है वो लद्दाख के कई फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट्स को जोड़ता है, जहां गाड़ियां बेहद सकरी सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे लोग कई घंटों तक जाम में अटके हुए। इस रूट के कई हिस्से तो इतने सकरे हैं जहां दो गाड़ियां एक साथ गुजरना उनका या ओवरटेक करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए इस रास्ते पर जाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। लेकिन सोचिए, अब ये पहाड़ भी लोगों की भीड़ के बोझ से दबते जा रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद हमने लोगों के मन में अचानक उमड़े लद्दाख प्रेम पर रिसर्च की तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। लद्दाख में पिछले कुछ वर्षों में पर्यटकों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जो सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी लोगों के आने की वजह से हुआ है और इसमें हर साल लगातार तेजी ही आती जा रही है। सिर्फ जनवरी से मई के बीच की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वर्ष में ही इसमें 44% का इजाफा हुआ है, जबकि पिछले 2 वर्षों में इसमें 128% की बढ़ोतरी हुई है। लद्दाख पहुंचने वाले टूरिस्ट की संख्या मई में और ज्यादा हैरान करती है, क्योंकि ये वो सीजन होता है जब मैदानी इलाके गर्मी से तप रहे होते हैं और लोगों की भीड़ पहाड़ों की तरफ भागती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले वर्ष सिर्फ मई महीने में लद्दाख पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या करीब 33,000 थी, जो वर्ष 2026 में बढ़कर 73,000 पहुंच गई, यानी 100% से भी ज्यादा का इजाफा हो गया। और अब भी लद्दाख पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या ज्यादा है। यह हाल तब है जब अभी जोजिला पास नहीं बना है। उसके बनने के बाद लद्दाख की कनेक्टिविटी 365 दिनों की हो जाएगी, जिससे लोग हर मौसम में वहां पहुंच सकेंगे। लेकिन एक सवाल यह भी कि आखिर पर्यटकों में इस लद्दाख प्रेम की वजह क्या है। इस पर रिसर्च करने पर पहली वजह अटल टनल के बनने के बाद बेहतर सड़क मार्ग नजर आता है, जिसके जरिए लोग बाइक और कार से आसानी से यहां पहुंच रहे हैं। दूसरी वजह दुर्गम और ऊंची सड़कों पर जाने का ट्रेंड, जो पिछले कुछ वक्त में बहुत तेजी से बढ़ा है। और तीसरी वजह है रील वाली रेस। लद्दाख में मौजूद पेंगोंग लेक के पास रील बनाने का नया ट्रेंड भी चला है और ये अपने आप में जाहिर है कैसे दिखाई दे रहा है आपके फोन्स में भी। जब आप रील्स को सर्फ कर रहे होंगे, आपने भी इसको गौर किया होगा। ये वो वजह है जो लद्दाख जैसे दुर्गम पहाड़ों में भी पर्यटकों की बेतहाशा भीड़ को बढ़ाते जा रहे हैं। ऊटर का इशारा, यहां रुकना होगा। लेकिन सत्ता की न्यूज रील्स, हम रील्स की बात कर रहे थे, सभी मित्रों से ये गुजारिश कि वो ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। कल फिर मुलाकात होगी सत्ता में। फिलहाल आ गया।